हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑन दिस 14th दिसंबर मॉड्यूल ऑफ डेली एडिटोरियल एंड करंट अफेयर मॉड्यूल। दोस्तों, ये जो मॉड्यूल है वो आपको पक्का अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी मदद करेगा। आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन इज वेरी क्रूशियल फॉर दो सीरियस कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू स्टडी about constitution, trying to understand the democracy, trying to understand what is, you can say, the idea of democracy in reality, how that democracy idea is shaping up. दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया का एक मज़ेदार सा एग्जाम्पल, फिर हम बात करेंगे अमेरिका का एग्जाम्पल, फिर हम पाकिस्तान के एग्जाम्पल को बात करेंगे। दोस्तों, हम एक यू कैन से न्यूज़ आइटम लेते हैं, पर उस न्यूज़ आइटम के साथ कनेक्टेड महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। आई बिलीव दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू। दोस्तों, 20 दिसंबर से नए बैच चालू हो रहे क्लैट 2022 के, उसको ज्वाइन करना भूलिएगा मत दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जहां पे आपको काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड अप्रोच मिलेगा। यू आर नॉट जस्ट कंप्लीटिंग अ कोर्स विथ अस, बट यू आर ट्राइंग टू चेंज योर अप्रोच, you are trying to change your thought process with respect to your CLAT preparation. So don't miss out on it. Okay, let's start. दोस्तों, हम बात चालू कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, महत्वपूर्ण मुद्दा मिस्टर PDT आचार्य ने लिखा है, जो फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बाइडेन साहब ने किस तरीके से एक मज़ेदार सी समिट ऑर्गेनाइज करी थी, समिट फॉर डेमोक्रेसी, हम उसके ऊपर बात करेंगे। देन विल बी कमिंग बैक टू द US डेमोक्रेसी किस तरीके से जूलियन असांज को हैंडल कर रही है, उस केस को हैंडल कर रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम जाएंगे पाकिस्तान डेमोक्रेसी के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, वंस अगेन विल कम बैक टू इंडियन डेमोक्रेसी एंड देन वी विल टॉक अबाउट फ्यू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ठीक है, ऑन इंडियन पार्लियामेंट हाउस, जो डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण सिंबल है। ठीक है, कल्चर का सिंबल काशी के बारे में हम बात करेंगे, और वापस हम आएंगे US के ऊपर, और US किस तरीके से बांग्लादेश को यू कैन से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहा है, वो हम बात करेंगे। डेमोक्रेसी के अंदर एक रिपब्लिक देश कैसे आगे बढ़ता है, तो उसके लिए रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो इंडिया में होने वाला है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। NDPS एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये है कुछ मुद्दे जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा चालू होता है इंडियन अगेन से कॉन्स्टिट्यूशन से। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपको याद होगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनाया गया। एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट के लिए ये जो जानकारियां है बिल्कुल पता होगी, पर उसको कहीं ना कहीं रिपीट करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, ताकि आपको कभी दिक्कत ना पड़े, आपको कभी भी लेकिन से इसकी परेशानी ना पड़े। जो भी सीरियस स्टूडेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बात को अग्री ज़रूर करेगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो एक दिन में बना या कुछ लेकिन से सालों की तैयारी, मतलब 2 या 3 सालों की तैयारी में बना, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, 26 नवंबर 1949 हमने इसको अगेन से कंप्लीट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हमने अडॉप्ट भी किया, बट ऑफिशियल डेट वी कैप्ट वाज 26 जनवरी 1950। दोस्तों, ये डेट रखने का एक महत्वपूर्ण कारण था। 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड, बट अडॉप्ट करने का डेट जो हमने रखा प्राइमरली इस वजह से क्योंकि उस डेट को 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ नेहरू डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का हमने नारा लगाया। ठीक है, देयर बाय भारत की हिस्ट्री के अंदर हम इस से फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री को कनेक्ट करना चाहते थे, और जिसकी वजह से हमने ये पर्टिकुलर डेट रखी। दोस्तों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में चाचा नेहरू जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, दोस्तों वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है,
अलग अलग लोगों के कंट्रीब्यूशन को हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नई नई सरकारें आती है और उन सरकारों के द्वारा, ठीक है, पुराने लोगों के कंट्रीब्यूशन हम भूल जाए, वो अच्छी बात नहीं है। अगर हम 26 नवंबर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि भैया इंडियन यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो भैया गांधी जी चाचा नेहरू के विचारों को और चाचा नेहरू के एफर्ट्स को हम कहीं पे भी इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका था बाय ब्रिंगिंग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने दिया था। It was his objective resolution which formed the preamble of the Constitution. It contained the philosophy, the vision, the goal of the Constitution, the ideas which are thrown up by European Renaissance, ठीक है, या अमेरिकन इंडिपेंडेंस और फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये तीन चीज़ों ने चाचा नेहरू के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस किया था। उनके विचार, उस जमाने के विचार ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये सब विचार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आए। दोस्तों, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट इंडियाज मेन स्ट्रीम सोसाइटी विच इज structurally incapable of internalizing the idea of equality and social justice, ठीक है, उनको काफी सफर करना पड़ा। दोस्तों, आज भारत में इक्वालिटी की जो बातें होती है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में इक्वालिटी की बातें, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको इंटरनलाइज करना। रामायण के ज़माने से, महाभारत के ज़माने से, ठीक है, इनइक्वालिटी वॉज प्रिवेलिंग। अब जब इनइक्वालिटी की बात होती है तो थॉमस पिकेटी साहब को मिस नहीं कर सकते। ये सुनो, थॉमस पिकेटी साहब का एक मजेदार सा रिपोर्ट आया था अभी, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, प्लीज पढ़िएगा उसको। वो इनइक्वालिटी है ना, वहां पे इनकम इनइक्वालिटी की बात हो रही है, यहाँ पे हम बात करिए सोशल पॉलिटिकल, ठीक है, इनइक्वालिटी की बात हो रही है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे चाचा नेहरू का कंट्रीब्यूशन को हम मिस नहीं कर सकते। सेम इज ए केस डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, उनके भी कंट्रीब्यूशन को तो कैसे मिस किया जाए। हालांकि वो आए थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एज अ वॉइस ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है, पर उनको एक से असेंबली ने चेयरमैन बना दिया ड्राफ्टिंग कमेटी का। उनके कुछ ऐसे विचार थे जो उस जमाने में कांग्रेस के विचार के साथ नहीं एक से सहमत हो रहे थे। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वो एक से रिडिक्यूल करते थे, नॉन कोऑपरेशन, सत्याग्रह, ठीक है, ऐसे विचारों को वो रिडिक्यूल करते थे। वो बोलते थे दैट दिस मेथड्स आर नथिंग बट ग्रामर ऑफ एनार्की, ठीक है। उनके मुताबिक ये जो मेथड होते हैं, सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, ये एक तरीके का एनार्की ही है, बस उसको अच्छे शब्दों में प्रेजेंट कर दिया है। लॉलेसनेस की बात होती है, सत्याग्रह करना, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एक तरीके से लॉलेसनेस की सिचुएशन पैदा करने की बात है। इसको जितना जल्दी हम छोड़ दे, अबेंडन कर दे, इट इज बेटर फॉर अस, ये विचार के साथ, ठीक है, वो आए थे। हावेवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया, ठीक है। दोस्तों, जो बहुत ही फेमस और ग्रेट मैन जो हुआ करते थे कांग्रेस के समय में, ठीक है, और फ्रीडम मूवमेंट के साथ थे, ठीक है, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में गाइडेंस दिया। उस गाइडेंस को अंबेडकर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझा और यही एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन उनका रहा कि उन्होंने, भले वो आए थे डिप्रेस्ड क्लासेस के विचारों को प्रेजेंट करने के लिए, पर उन्होंने बहुत बड़ी फोरसाइट दिखाई, ठीक है। और आज हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार है, जिसको हम काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इट इज़ यू कैन से वन ऑफ द, यू कैन से वेरी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो इन्होंने यहाँ पे उठाया था,
यू कैन से सॉरी यहाँ पे उठाया था विच इज अबाउट अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों हमारे संविधान के अंदर हमने रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करी। जो जो भी स्पीचेस उस समय पे दी गई वहां पे हमने ये देखा कि किसी फ्यू लोगों के हाथ में लॉ नहीं होना चाहिए, लॉ हैज टू बी अबोव एवरीवन। ठीक है, सो देयर हैज टू बी रूल ऑफ लॉ, not rule by law. Nobody is ruling by law. There is no one is ruling on us, but there has to be a law which is ruling on us. ठीक है, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण रेफरेंस दिया गया अबाउट यू कैन से अकाउंटेबिलिटी। हमने देखा रूल ऑफ लॉ के लिए हमें अलग अलग सिस्टम बनानी पड़ती है, विच इज यू कैन से नोन एज जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल आर सोवरेन, एवरी ऑर्गन ऑफ द स्टेट इज अल्टीमेटली अकाउंटेबल टू देम। बट दोस्तों अकाउंटेबिलिटी जब पब्लिक के सामने आती है तो कैसे आनी पड़ेगी? सो इट हैज टू कम इन अ डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, अलग अलग कंटेक्स्ट के मुताबिक अलग अलग तरीके के अकाउंटेबिलिटी जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया की है, दैट इज यू कैन से कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव is accountable to legislature. ठीक है, because legislature consists of representative of the people. So in a way, if legislature withdraws support to the government, it does not survive. अब legislature किस तरीके से अपना you can say support executive से हटा सकता है, कैसे withdraw कर सकता है? A very simple thing called no confidence motion. Yes or no? ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है। Similarly, legislative, that is legislatures, are accountable. They are accountable to whom? दोस्तों हमने अभी देखा that executives are accountable to legislature. Yes or no? ठीक है, while legislators are accountable to whom? They are directly accountable to the people. Every 5 years they have to go back to the people, you can say, for asking for you can say votes. ठीक है, तो यहां से उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। बट व्हाट अबाउट जुडिशरी? दोस्तों जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी क्या है? तो रिसेंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने अपने थॉट प्रोवोकेटिंग स्पीचेस ऑन नवंबर 26 उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन के कंटेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड अकाउंटेबिलिटी एज एन इंटीग्रल एलिमेंट with respect to legislatures and executive. However, they consciously decided to keep judiciary on a different pedestal. दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा समझने की कोशिश है ना? एक सीरियस स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन रेडिली अग्री with this idea of Chief Justice of India, because Constitution does not impose the same burden of accountability on the judiciary as the executive and legislature has. अभी दोस्तों ये बड़ा मुद्दा उठने वाला है। मेरा मानना है कि अगला 1 साल इस मुद्दे के ऊपर जाने वाला है, जहां पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं और इवन पूरे देश में ये डिस्कशन चलेगा कि किस तरीके से है ना, किस तरीके से जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाया जाए। बड़ा मुद्दा उठने वाला है, तो इसका एक तरीके का ट्रेलर आपके सामने चल रहा है। ठीक है दोस्तों, द मैंडेट गिवन टू जुडिशरी इज टू डू जस्टिस टू द पीपल। उनका काम क्या है? लोगों को न्याय देना, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको इंडिपेंडेंट बनाया और उसको किसी को भी आंसरेबल नहीं बनाया। The judiciary is not answerable to executive. Judiciary is not answerable to legislature. In fact, Article number 142 brings out the idea of complete justice. ठीक है, complete justice के द्वारा मतलब कोर्ट कोई भी तरीके का ऑर्डर दे सकती है। ठीक है दोस्तों, टॉप कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट इज मैंडेटेड टू डू कंप्लीट जस्टिस। दोस्तों कंप्लीट जस्टिस के लिए वो कोई भी से लिटिगेशन को टर्मिनेट कर सकती है, कोई भी लिटिगेशन को शुरुआत मतलब पावर दे सकती है। दोस्तों अगर कोर्ट को
कंप्लीट जस्टिस देना है, ठीक है, तो उसको कोई अलग पेडिस्टल पे रखना पड़ेगा। उसको किसी के अंडर में रखेंगे तो नहीं चलेगा। दोस्तों, हम सब लोग इस बात के साथ सहमत हो सकते हैं सीजीआई के द्वारा, सीजीआई ने जो आइडिया रखा, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स trusted the competency of men and women who would adorn the bench in upholding the constitution. हम उनके ऊपर विश्वास रखते हैं और ये विश्वास कॉन्स्टिट्यूशन ने भी रखा, और इतने सालों से 72 ईयर से हम भी उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। एक महत्वपूर्ण लेकिन से एग्जाम्पल उस विश्वास का अगर देखा जाए तो वो है केशव नंदा भारती केस के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो उन्होंने प्रोपाउंड किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 368 के मुताबिक कोई भी चीज अमेंड करना चाहे तो अमेंड कर सकते हैं, और 368 लेकिन से क्योंकि अमेंडमेंट का पावर है, ठीक है, जो लेजिस्लेचर के हाथ में आता है, और उस अमेंडमेंट के अंदर आप कोई भी चीज चेंज कर सकते हो, पर कोर्ट के पास पावर है इस अमेंडमेंट को वो लेकिन से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के मुताबिक उसको निकाल सकता है। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि केशव नंदा भारती केस इज वन ऑफ द वेरी यूनिक केस, और इसीलिए मैंने उस केस के लिए स्पेशल टेलीग्राम के ऊपर आपको एक पॉडकास्ट दिया है। 3 लेकिन से पॉडकास्ट है टेलीग्राम के ऊपर, प्लीज उसको देखना भूलिएगा मत, ठीक है। दोस्तों, we the people of India made ourselves independent so that you can say we are ensuring that we are getting a complete justice, and Chief Justice of India N.V. Ramanna you can say knows what he says। तो दोस्तों, उनसे बहुत उम्मीद है और अभी तक वो अपने उम्मीद पे तो काफ़ी खरे उतरे हैं। अब इंडिया से हम निकलते हैं लेकिन से आगे बढ़ते हैं अमेरिका के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा डेमोक्रेसी का। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लेकिन से सेव करी जा रही है। अब जब हम इलेक्टेड लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, इलेक्टेड लीडर्स जब अपने आप को कमिट करते हैं, जब वो प्रॉमिस करते हैं हम आपके लिए ये करेंगे, और जब वो प्रॉमिस फुलफिल करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, जब प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन ने यह प्रॉमिस किया था दैट ही इज गोइंग टू होल्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, इन ऑर्डर टू हाईलाइट द ट्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग ऑथोरिटेरियनिज्म, ठीक है, एंड टू बोल्स्टर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस दैट अपीयर टू बी फॉल्टरिंग, तो यह लगता है कि उनके कंसर्न बहुत जेन्युइन है, ठीक है। दोस्तों, 2021 का साल हमने देखा अलग अलग जगह पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस फॉल्टर हो रही थी। एग्जाम्पल इज अफगानिस्तान, दूसरा एग्जाम्पल इज म्यांमार, ठीक है भाई, वहां पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली फॉल्टर हो रही थी। तो बाइडेन साहब ने ये जो समिट फॉर डेमोक्रेसी रखी थी, जो यू कैन से 10 और 11 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, दैट वाज यू कैन से वेरी जेन्युइन कंसर्न, ठीक है, और उस समिट के अंदर करीबन 111 नेशंस इनवाइट करे गए थे। अब ये लाइन को पढ़ना, आप बहुत ही मज़ेदार सी लाइन है, अगर आपको एग्जाम में अगर ये लाइन आई है ना आरसी में या लॉजिकल रीजनिंग में, तो आपको ये जो सेंटेंस है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पढ़िए इसको। While the concerns are genuine and Mr. Biden's successful delivery of his promise last week with a summit that saw 110 nations invited must be credited, ठीक है, ये देखिए while वर्ड बोलने से समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं इस बात के साथ जो भी यहाँ पे बोला है उसको ये कहीं ना कहीं एक इनसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा आगे जाकर, या उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, या उसके साथ सहमत नहीं होगा, ठीक है, वैसा कुछ करेगा। तो जो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, दैट वाइल दिस इज कंसिडर्ड टू बी गुड, इट हैज टू बी क्रेडिटेड, इट हैज ऑल्सो थ्रोन अप ट्रबलिंग क्वेश्चंस। ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ऑथर इस बात के साथ सहमत नहीं हो रहा है कि जो बाइडेन साहब ने किया क्या वो अच्छा है। तो उसको यहाँ पे बाइडेन साहब को बहुत अच्छा बोल दिया, अब उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। क्या बोला कि जो समिट ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें उन्होंने जिन जिन लोगों को, जिन जिन कंट्रीज को इनवाइटी लिस्ट में रखा, दैट इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल। साउथ एशिया में पाकिस्तान को इंक्लूड किया, ऑब्वियसली इंडिया और नेपाल था, पर बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका को इंक्लूड नहीं किया, उनको इनवाइट नहीं किया।
तो क्या क्राइटेरिया है आपका डेमोक्रेटिक कंट्रीज को बुलाने के लिए? अगर आप ये बोलते हो क्राइटेरिया आपका ये है कि क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इज द क्राइटेरिया फॉर यू, ठीक है, या इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स आर द क्राइटेरिया, ठीक है, तो भैया आपका ये जजमेंट सही है क्या? उन्होंने ऑब्वियसली रशिया को भी नहीं बुलाया था, चाइना को भी नहीं बुलाया था। रशियन और चाइनीज एम्बेसडर ने यूएस को अगेन से बड़ा करारा जवाब दिया। इनफैक्ट शी जिनपिंग साहब ने क्लियरली बोला दैट वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और डेमोक्रेसी का पैरामीटर यूएसए आप जो डिसाइड करते हो वो नहीं है। डेमोक्रेसी के अलग अलग फॉर्म है, चाइना का डेमोक्रेसी का अलग फॉर्म है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। और उन लोगों ने यूएसए को बड़ा अगेन से क्रिटिसाइज किया कि आप इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते थे, आपने वहां पे एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल हुआ नहीं है। समझिए दोस्तों, आज जैसे अफगानिस्तान और म्यांमार जैसी अगेन से डेमोक्रेटिक संस्थाओं के अंदर ऑटोक्रेटिक रेजिम एस्टैब्लिश हो रही है, तो ये पक्का सवाल पैदा होता है कि क्या आप पावर के द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर डेमोक्रेसी अगेन से फोर्सफुली लगा सकते हो क्या? दोस्तों ये एक बड़ा सवाल पैदा हुआ है, ठीक है। दोस्तों सवाल ये भी पैदा हुआ है कि उनको एक ज़्यादा इंक्लूसिव गेस्ट लिस्ट रखनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं रखी, ठीक है। उन्होंने कुछ कुछ बड़े बड़े टारगेट रखे, दैट हेल्पिंग फ्री मीडिया, ensuring free and fair elections, पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, ठीक है, ये होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। साथ में उन्होंने बोला कि किस तरीके से ऑथोरिटेरियनिज्म, करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आर बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ एनी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट टुडे, जिसके साथ हम सहमत होते हैं कि आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में ऑथोरिटेरियनिज्म, करप्शन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस फॉर एनी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। दोस्तों इस कंटेक्स्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कनेक्ट करिए कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उनमें इन विचारों को इनग्रेन किया कि ऑथोरिटेरियनिज्म ना आए, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी बनाई, दैट इज अगेन से सेपरेशन ऑफ पावर बनाया। Executive is accountable to legislature, legislatures are accountable to the people of the country, ठीक है। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों। इंडिया ने करप्शन को रोकने के लिए लोकपाल नाम की सिस्टम लगा के रखी है, ये सुनो, जिसको काफी साल लग गए पर लगा के रखी फाइनली। ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, जिसके लिए आर्टिकल नंबर 21 और ऐसे अलग अलग तरीके के फंडामेंटल राइट्स हमने बना के रखे। दोस्तों इंडिया का डेमोक्रेसी अगर अच्छी तरीके से चले, उसके लिए ये सब विचार महत्वपूर्ण थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगा के रखे हैं। मोदी साहब ने भी इस मौके के ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स को रेफर करा, दैट इज इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन डिग्निटी, रिस्पॉन्सिव ग्रीवांस रिड्रेसल एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। उन्होंने इस बात को अगेन से बड़ा अगेन से फोकस किया कि सबका साथ सबका विकास चाहिए, इंक्लूजन चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए विच इज़ अगेंस्ट करप्शन, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन किया जाए और किस तरीके से ग्रीवांस रिड्रेसल को रिस्पॉन्सिव वे बनाया जाए। लोकपाल की तरफ उनका रेफरेंस था। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लीडर्स ने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज को और सोशल मीडिया को, है ना, क्रिटिसाइज करते हुए कहा दैट दे आर ब्रिंगिंग डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, किस तरीके से वो डिजिटली ऑथोरिटी अगेन से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आज के ज़माने की डेमोक्रेसी की शॉर्टकमिंग क्या है? अगर आप सोचेंगे कि आज पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, क्या शॉर्टकमिंग्स है डेमोक्रेसी की वजह से, आज क्या दिक्कतें हो रही है, तो आपको ये समझ आएगा कि राइज इन द हाइपर नेशनलिज्म, अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, ठीक है, उसको उसके लिए, है ना, मतलब देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होना जो अच्छी बात है, पर उस नेशनलिज्म से, ठीक है, उस हाइपर नेशनलिज्म से आपके मन में जेनोफोबिया हो जाएगा, आप
यू कैन से फियर ऑफ फॉरेनर, किसी के लिए बुरा भला बोलने की कोशिश करोगे तो अच्छी बात नहीं है। देश का नेशनलिज्म अच्छा है, पर गुजरात में सूरत में एक जगह पे एक रेस्टोरेंट ने पाकिस्तान फूड फेस्टिवल अनाउंस किया। उस फेस्टिवल को काफी दिक्कतें होने लगी। तो ये क्या हाइपर नेशनलिज्म की बात है? बिल्कुल हाइपर नेशनलिज्म, जेनोफोबिया की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है, कि भैया कोई एक ग्रुप, एक रिलीजियन, एक ग्रुप सत्ता पे आकर बाकी लोगों को परेशान कर ले तो नहीं चलेगा। जिसके बारे में हम बात करेंगे पाकिस्तान का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, ठीक है, उनके ब्लास्फेमी लॉ के बारे में, किस तरीके से मेजोरिटेरियनिज्म इज क्रिएटिंग ट्रबल, thereby the very essence of democracy, which is inclusive governance, pluralistic society, representational government, वो पूरा खत्म हो जाता है। दोस्तों, डेमोक्रेसी इज लाइक चैरिटी, चैरिटी बिगिंस एट होम। और इसीलिए इस तरीके की समिट में कहीं ना कहीं लेकिन से अमेरिका को अपने देश में देखना चाहिए कि क्या वो डेमोक्रेसी फुलफिल करता है या डेमोक्रेसी की बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अमेरिका का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जहां पे उन्होंने डेमोक्रेसी की कैसे धज्जियां उड़ाई। डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने वाला महत्वपूर्ण केस इज ऑफ जूलियन असांज। महत्वपूर्ण केस है अमेरिका का। जूलियन असांज विकीलीक्स के फाउंडर है। विकीलीक्स के अंदर उन्होंने क्या किया था? दोस्तों, जूलियन असांज के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने अमेरिका के डिफेंस डेटाबेसिस को हैक किया था और सेंसिटिव अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पब्लिक में उन्होंने डिस्क्लोज कर दी थी। उनके लीक्स की वजह से देयर आर लॉट ऑफ लाइव्स एट रिस्क। ठीक है, ये उनके ऊपर आरोप है। उनका यह कहना है कि हमने जो इंफॉर्मेशन पब्लिक में दी, विकीलीक्स दी है ना, जो हमने पब्लिक में इंफॉर्मेशन दी, वो हमने अमेरिका की सरकार की जो गलतियां हुई इन इराक, इन अफगानिस्तान, ठीक है, उन्होंने जो गलतियां करी उन गलतियों को हमने पब्लिक के सामने रखा। अमेरिकन गवर्नमेंट का आरोप यह है कि भाई तुम तो जर्नलिस्ट नहीं हो। व्हेन यू आर नॉट जर्नलिस्ट, ठीक है, तुम्हारे पास यह अधिकार कहां से आया कि तुम क्यों, ऑन व्हाट ग्राउंड यू आर ब्रिंगिंग दिस इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ पीपल। पूरे वर्ल्ड की अलग अलग अखबारों ने उनकी ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में छाप दी। दोस्तों, जिसकी वजह से उनके ऊपर आरोप लगा, ये भागकर पहुंचे लंदन। लंदन में इक्वेडोर की एम्बेसी ने उनको असाइलम दिया। ठीक है, ही टुक रेफ्यूजी इन इक्वेडोर एम्बेसी इन 2012 इन लंदन। ठीक है, साथ में उनको सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप भी लगा उनके ऊपर स्वीडन में। जब सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा, ठीक है, तो जो बाद में निकल गया, और 2019 में, ठीक है, जब वो एम्बेसी से बाहर निकले तो यूके ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। 50 वीक की जेल उनको, क्योंकि उन्होंने बेल कंडीशंस अगेन से फुलफिल नहीं करी थी। तो अब वो इक्वेडोर की एम्बेसी से निकलकर लंदन की बेलमार्श जेल के अंदर है। ठीक है, और इसकी वजह से हाई कोर्ट ऑफ लंदन ने उनके ऊपर केस चालू किया। जो ब्रिटेन प्रिजन में थे, अब लंदन की कोर्ट ने उनको यूएस में एक्स्ट्राडाइट करने का ऑर्डर पास कर दिया। उनके ऊपर आरोप है कि आप हमारे यहाँ पे एक से स्पाइंग करते थे, बराबर है, ठीक है, आप एक से प्रेस फ्रीडम के नाम के ऊपर हमारे ऊपर स्पाई करते थे, और अब हम आपको एक से अमेरिका वापस भेजेंगे। अब ये अमेरिका वापस भेजना इज बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच के भरपूर खिलाफ है। दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट्स विकीलीक्स ने रिलीज करे थे अबाउट इराक एंड अफगान वॉर, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड की सभी मीडिया में पब्लिश हुए थे, इट एक्सपोज्ड ऑफिशियल क्राइम्स एंड कवर अप। कोई भी रिस्पॉन्सिबल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो भाई जॉय बाइडेन साहब बोलते हैं हम समिट ऑफ डेमोक्रेसी करे थे, उनको ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसने इन पर्टिकुलर चीज के ऊपर अच्छे एक्शन लेने चाहिए थे।
जो क्राइम कमिट करे गए उनकी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उसके ऊपर एक्शन लेने चाहिए, नहीं कि उस विसल ब्लोअर के ऊपर ठीक है से पकड़ के उसको जेल में डालना चाहिए। और वो भी कौन सा लॉ के द्वारा उन्होंने उनको जेल में डाला? वर्ल्ड वॉर टू के एरा का लॉ, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एरा का लॉ विच इज एस्पायनेज एक्ट, ठीक है, उस एक्ट के द्वारा उनको जेल में डाला। बोला तुम तो जर्नलिस्ट हो नहीं, ये सुनो दोस्तों। अब जर्नलिस्ट की डेफिनेशन कितनी ब्रॉड हो चुकी है आज के डिजिटल से वर्ल्ड में, ठीक है। जर्नलिज्म बिकम्स ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड टुगेदर। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोई अखबार के साथ जुड़े हो तभी आपको जर्नलिस्ट कहा जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये सुनो, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज़ रियली वेरी क्रूशियल। तो दोस्तों यूएस का ये आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट के मुताबिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड दे यूज कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ टू पनिश समवन हु पब्लिश्ड अनप्लेजेंट बट ट्रूथ टू द वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। ही इफ अगर वो एक्स्ट्राडाइट करे गए और वो कन्विक्ट करे गए तो उनको, है ना, करीबन 150 साल की जेल होगी, विच इज going to be a bad precedent, not just 150 years, 175 year कि उनको से जेल होगी। दोस्तों दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी क्रूशियल से प्रेसिडेंट। अगर ये हुआ, है ना, अगर ये हुआ तो एक ऐसा बैड प्रेसिडेंट होगा अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट। दोस्तों अमेरिका का फर्स्ट अमेंडमेंट था विच इज ऑफरिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ होगा। दोस्तों मुझे लगता है कि अमेरिका अगर बोलता है कि हम डेमोक्रेसी है, यूके अगर बोलता है हम डेमोक्रेसी है, सो देन दे हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट कमिटमेंट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रेस फ्रीडम। दे शुड टेक स्टेप्स टू सेट मिस्टर जुलियन असांज फ्री, नहीं तो ये वर्ल्ड फ्री नहीं हो पाएगा। दोस्तों अब हम एक ऐसे महत्वपूर्ण से देश में चलते हैं जहां पे बातें चल रही है कि हम डेमोक्रेटिक है। अब डेमोक्रेसी का एक अलग सिस्टम देखेंगे कि कैसे धर्म के द्वारा, है ना, या कोई ऐसे विचार के द्वारा डेमोक्रेसी कैसे बिगड़ सकती है, ये समझते हैं। दोस्तों जब पाकिस्तान से देश नया बना तो उनके सामने ऑप्शन थे, या तो हम थियोक्रेसी बने या हम डेमोक्रेसी बने। ये सुनो, ये ऑब्वियसली एक रिलीजियन बेसिस के ऊपर डिवाइड होने वाला देश के सामने ये दो बड़े ऑप्शन जरूर होंगे। वन ऑफ द बिग ऑप्शन पाकिस्तान हैड इज अबाउट थियोक्रेसी। थियोक्रेसी इज अ रूल बाय रिलीजियन बिकॉज इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ मुस्लिम नेशन। मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको मुस्लिम नेशन से के नाम के ऊपर से डिस्क्राइब करने की कोशिश करी थी। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी जो उनके पास थी, ठीक है, जो आजू बाजू सेक्युलर डेमोक्रेसीज थी उसके साथ रहने के लिए, ठीक है, उन्होंने बोला दैट वी आर से इस्लामिक रिपब्लिक। दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है किस तरीके से आप अपने आप को डिफाइन करते हो, और वो डेफिनेशन अगर आगे जाकर कंफ्यूज हो जाती है लोगों के मन में और क्लैरिटी नहीं मिलती है, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा गवर्नमेंट, ठीक है, एक तरीके से मतलब क्या बोलते हैं, पैरालाइज हो जाता है। दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड द एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने बोला वी आर इस्लामिक रिपब्लिक एंड वी आर डेडिकेटेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों आपको पता होगा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भरपूर सपोर्ट किया, सॉरी तालिबान को भरपूर सपोर्ट किया अफगानिस्तान में, ठीक है। अब धीरे धीरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में एक ऐसे दूरियां बढ़ रही है। क्यों? तालिबान ने बोला दैट वी वांट से अ शरिया लॉ, वी वांट इस्लामिक रूल, ठीक है, और पाकिस्तान का जो इस्लामिक रिपब्लिक है दैट इज नॉट रूल्ड बाय शरिया लॉ एंड देयर बाय वी आर नॉट ओके विथ इट। दोस्तों पाकिस्तान की सिविलियन मिलिट्री रूल होती है
पाकिस्तान कभी भी सिविलियन बेस्ड रूल है ही नहीं. भारत इज ऑलवेज सिविलियन बेस्ड रूल. कभी भी हमने अगेन से आर्मी को, मिलिट्री को बड़ा पावर कभी दिया नहीं है. ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान is not able to understand the meaning of Islamic democracy, nor it is trying to understand what is the meaning of Islamic Republic, और उसके वजह से जो सोसाइटल इम्प्लीकेशंस होते हैं उसके बारे में वो समझ नहीं रख रहा है. ऐसा ये मिस्टर ए फैजुर रहमान का आर्ग्यूमेंट है. दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब अगेन से हम लॉ बनाते हैं, ठीक है, तो लॉ बनाने के अंदर हम एक इक्वालिटी की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं. क्या ये सोशल जस्टिस के विचार, ठीक है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में लिखे वहाँ से आएंगे या कोई रिलीजियस बुक में से आएंगे? कहाँ से आएंगे? उसके सीरियस कंसिक्वेंसेस होंगे कि भाई आगे ये देश कैसे आगे बढ़ेगा. दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो लॉ बनाए गए. ठीक है, आपके सामने ये पहला केस है, ठीक है, जो ब्लास्फेमी के साथ कनेक्टेड बहुत महत्वपूर्ण अगेन से केस है, जिसका अगेन से एक क्रिश्चियन वुमन जिसका नाम था आसिया बीबी. ठीक है, इन्होंने एक क्रिश्चियन वुमन थी. ठीक है, शी क्रिटिसाइज्ड रिलीजियन इन फ्रंट ऑफ सम वुमेन. ठीक है, तो 2018 में उनके ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगा. क्या आरोप लगा 2017 में? ब्लास्फेमी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, है ना, इसको आप मिस नहीं करिएगा. दिस इज वेरी क्रूशियल, है ना, क्योंकि आसिया बीबी का केस समझना बहुत ज़रूरी है. 2010 में एक क्रिश्चियन वुमन आसिया नौरीन बीबी, है ना, पॉपुलरली नोन एज आसिया बीबी, शी वॉज कन्विक्टेड बाय पाकिस्तानी कोर्ट एंड शी वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय हैंगिंग. 2010 में ये हुआ था दोस्तों. ये जो मैं आपके सामने 2018 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है दोस्तों, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक्विट कर दिया. जून 2009 में आसिया बीबी was accused for blasphemy after an argument with co-worker while harvesting berry. लाहौर हाई कोर्ट ने अगेन से इनको अगेन से सेंटेंस टू डेथ का अगेन से जजमेंट दिया. दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है कि ब्लास्फेमी के लॉ इतने स्ट्रिंजेंट, इतने स्ट्रिक्ट, ठीक है, कौन सी डेमोक्रेसी में होंगे? डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ अगेंस्ट एक्सप्रेशन देना चाहिए. ठीक है, किसी ने अगर गलत बोला तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पर क्या आप उसकी मौत लगाओगे? दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. ब्लास्फेमी का अनदर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आया, विच इज़ यू कैन से दिस श्रीलंकन पर्सन जिन्होंने एक पोस्टर के ऊपर कुरानिक वर्सेस लिखे थे, वो पोस्टर उन्होंने निकाल दिया. ठीक है, सियाल कोर्ट में लोग आए और उन्होंने उनको पकड़कर अगेन से बहुत मारा और फाइनली उनको मार डाला. ठीक है, दैट इज रियली नॉट ओके. खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ठीक है, जब गवर्नमेंट ऑफिशियल ने एक मेंटली अनस्टेबल आदमी को, ठीक है, ब्लास्फेमी के ऊपर अगेन से उसको पकड़ने से इनकार कर दिया, तो वहाँ का मॉब पागल हो गया और उसको पकड़कर उन्होंने उनको मारने की कोशिश करी. एंड उससे भी कई महत्वपूर्ण केस आया था ये वाला. 8 साल का छोटा बच्चा, हिंदू बॉय, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने इंटेंशनली, ठीक है, मदरसा लाइब्रेरी में यूरिनेट किया था. The boy's family and few other members of Hindu community had to leave this district of Rahim Yar Khan. ठीक है, उनको निकलना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लग जाता और उनके ऊपर आकर लोग उनको मार डालते. दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान पीनल कोड है, उस पीनल कोड के अंदर उन्होंने अलग अलग तरीके के लोगों को अलग अलग सेक्शन में पकड़ के जेल में डाला है. जैसे सेक्शन 295 अगेन से नाम का जो सेक्शन है, ठीक है, जिसमें 295B और 295C है, उसके अंदर डिफाइलिंग कुरान, ठीक है, एंड यूज ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क इन रिस्पेक्ट ऑफ होली प्रॉफिट, ठीक है,
एंड यू कैन से सेक्शन 298 जो बोलता है पर्सन ऑफ यू कैन से कुआदिनी ग्रुप कॉलिंग हिमसेल्फ एज अ मुस्लिम एंड प्रीचिंग एंड प्रोपोगेटिंग हिज फेस, उसके खिलाफ कुछ बोलना, ठीक है, तो उसको उन्होंने फांसी की सज़ा देने का ऐलान किया है उस लॉ के अंदर। दोस्तों पाकिस्तान में 2020 में ब्लास्फेमी के लिए जितने लोगों को पकड़ा गया उनमें से 75% है ना, 78 लोग पकड़े गए थे, उसमें से 75% विच इज अप्रोक्सीमेटली 42 लोग दे आर मुस्लिम्स, विच मीन्स ये जो रिलीजियस ऑफेंसेस के ऊपर लोगों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है और उनके ऊपर आरोप लगाया जाए, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ है, ठीक है, पर वो कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेटिव टूल बनाया गया है लोगों के ऊपर इम्पोज करने के लिए, ठीक है, वो सही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ये बोलने की कोशिश करें कि वो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ है। ये क्रिश्चियन थे, ये श्रीलंकन था, ये हिंदू बॉय था, ये 3 एग्जाम्पल पूरे दुनिया में घूमे, ठीक है, क्योंकि ये मुस्लिम धर्म के नहीं थे, ठीक है, पर जितने भी केस चले उसमें से 75% केसेस में मुस्लिम लोग हैं इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है कि ये ब्लास्फेमी का विचार, ठीक है, ये डेमोक्रेसी लाई कहाँ से। याद करिए दोस्तों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने बनाया, ठीक है, और बी आर अम्बेडकर साहब ने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी, ठीक है, उस महत्वपूर्ण बातों के अंदर, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको सेक्युलर विचारधारा के द्वारा रखा गया। दोस्तों पाकिस्तान ब्लास्फेमी के जो लॉ है, ठीक है, वो उसके विचार क्या कुरान से लेकर आया। दोस्तों अगर वो कुरान से लेकर आया तो कुरान में कहीं पे लिखा नहीं है, ठीक है, कि भैया आप इनसे प्रॉफिट को इनसे डेनिग्रेट कर सकते हो। दोस्तों ऐसे ऑफेंस को, है ना, अरबिक टर्म में कहा जाता है सब रसूल। क्या बोला जाता है? सब अल रसूल, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज सेड। डबल ओ होता है रसूल, सब अल रसूल, ठीक है। दोस्तों प्रॉफिट के लाइफ टाइम में उसको कभी यूज किया गया नहीं है, पर कुरान में कुछ कुछ डिफेमेटरी इंसल्ट को से लगाया गया जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ ही है, ठीक है। भाई कारण क्या है कि कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद को के बारे में कुछ लिखा गया है जो उनके खिलाफ बोला गया है, ठीक है। दोस्तों प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो उनको क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है, उसका जेनेसिस अगर देखे तो दैट इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉफिटिक रूलिंग दैट मेड यू कैन से ट्रेजनस बिहेवियर अगेंस्ट द इनिशियल मुस्लिम कम्युनिटी। दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों प्रॉफिट साहब को रिडिक्यूल कुरान में किया गया कुछ कुछ वर्सेस में, ठीक है, उनका पर्सनल इंटरप्रिटेशन हो, ठीक है, उस बात को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कुरान में। क्यों? क्योंकि कुरान चाहता है, ठीक है, कि या जो ये इस्लाम धर्म बना, ठीक है, वो बेसिकली एक सोशल जस्टिस का मूवमेंट था। कोई रिचुअलिस्टिक रिलीजन नहीं बना था इस्लाम, लोगों को इक्वालिटी देने के लिए, है ना, ये बनाया गया था। इक्वालिटी देने के लिए लोगों को एजुकेट करना, लिबरेट करना, ठीक है, जो ऑपरेसिव से उनके ऊपर राज करने वाले लोग थे उनको हटाकर एक मोनोथिस्टिक गवर्नमेंट बनाने की बात थी। ये विचारों के साथ, है ना, ये कुरान बनाया गया था, इस्लाम रिलीजन बनाया गया था। और इसीलिए, है ना कहीं अगर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में भी कोई आर्गुमेंट में उनकी बातों को रिडिक्यूल किया गया है तो वो एक तरीके से धर्म के मुताबिक अच्छी बात है, पर उसको सही तरीके से समझना इज़ अ प्रॉब्लम। दोस्तों ये जो अलग अलग देशों में, जैसे भारत में भी होता है विजिलेंट जस्टिस। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, ये ध्यान रखना। ये वर्ड और ये वर्ड विजिलेंट, दोनों में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विजिलेंट। विजिलेंट इज वेरी चौकन्ना समझदार आदमी, और ये विजिलेंट, है ना, ये विजिलेंटे ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा
बेसिकली ऐसे लोग जिनको लगता है कि कोई पर्टिकुलर विचार के द्वारा हमारे हाथ में पावर है और इसकी वजह से एक मॉब है ना अपने हाथ में ठीक है से कानून लेकर लोगों को मारे। ठीक है, जो श्रीलंका के आदमी के साथ हुआ पाकिस्तान में, इंडिया में, ठीक है, काऊ विजिलेंटे होते हैं, तो ये सब परेशानियां करते हैं। तो भैया ये एक तरीके से दिक्कत की बात है और इसको कहीं ना कहीं रोकना तो चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं इंडिया में। इंडिया का महत्वपूर्ण बात, ठीक है दोस्तों, इंडियन लॉ मिनिस्टर मिस्टर किरेन रिजिजू सॉरी, है ना, he made a reply in the parliament that there is no proposal to scrap section 124A from IPC. ओके, ठीक है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने एक स्केदिंग रिमार्क लगाया था इन एन ओपन कोर्ट टू द गवर्नमेंट अबाउट द चिलिंग इफेक्ट of this colonial era law of section 124A which is known as against sedition. जुलाई 15 को सीजीआई जब एक हियरिंग सुन रहे थे तब उन्होंने कंपेयर किया कि सेडिशन चार्जेस इज अ टूल गिवन टू अ कारपेंटर टू कट अ पीस ऑफ द वुड बट ही इज यूजिंग इट टू कट द एंटायर फॉरेस्ट। ठीक है, वो एक उनको लकड़ी काटने के लिए टूल दिया है पर वो पूरा का पूरा जंगल तबाह कर रहे हैं। ठीक है, सीजीआई was wondered why a democracy needed such a law which was used by British to imprison महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने भी ये बताया कि देयर इज नो इंटेंशन टू अगेन से स्क्रैप सेक्शन 124A। ठीक है दोस्तों, सेक्शन 124A निकाला जाए या ना निकाला जाए, ठीक है, उसके बारे में एक एडजुडिकेशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई अगेन से प्लान नहीं है। दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने जुलाई 15 को ये आर्ग्यूमेंट जो दिया, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट थी उनकी। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अटॉर्नी जनरल मिस्टर के वेणुगोपाल, ठीक है, ने किस तरीके से उस बात को रिस्पॉन्ड किया। दैट अगेन से इट इज इनफ टू सी इफ देयर वर एनी एक्सेसेस इन इट्स यूज एंड लिमिट दिस सेक्शन टू इट्स रियल पर्पस, दैट वुड बी इनफ। मतलब हम इसको निकाल नहीं सकते, हमें यह देखना पड़ेगा कि उसका जो रियल पर्पस है अगर वो फुलफिल हो रहा है तो हम उसको करें, उसका मिसयूज रोके। ठीक है, उसका मिसयूज रोके। दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि मिसयूज तो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और ये मिसयूज होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। ठीक है, कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जब हम डेमोक्रेटिक आइडियल के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे 2015 का एक महत्वपूर्ण केस आया था श्रेया सिंगल का केस, जहाँ पे ये बोला गया था कि ऐसे लॉ, ऐसे वेग लॉ जो होते हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को चोक करते हैं, पर्सनल लिबर्टी को कंट्रोल कर देते हैं, ऐसे लॉ को निकाल देना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोला था। दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीजीआई ने यह महत्वपूर्ण बात बोली थी। मुझे लगता है कि इट इज़ अ गुड टाइम फॉर अस टू रिमूव सेक्शन 124A। पर क्या करें, मुझे नहीं लगता है कि करंट गवर्नमेंट या एनी गवर्नमेंट इन द पास्ट और इन फ्यूचर, ठीक है, वुड डेफिनेटली लीव दिस। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ पावर दे आर गेटिंग टू कंट्रोल द डिसेंटिंग पीपल। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट हाउस के बाजू में एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है कॉल्ड सेंट्रल विस्ता। तो सेंट्रल विस्ता के बारे में हम बात करें, ठीक है, और पार्लियामेंट हाउस के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण मुद्दा है 13 दिसंबर 20 साल पहले पार्लियामेंट हाउस के ऊपर एक अटैक हुआ था। ठीक है, और वो अटैक के बेसिस के ऊपर पार्लियामेंट हाउस के ऊपर कुछ अच्छे सवाल, ठीक है, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों पार्लियामेंट हाउस की शुरुआत हुई थी बनाना 1921 में। फाइनली
वो 1927 में बन के तैयार हो चुका। ओके, आपको बताना है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आपको बताना है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इट एंड विच वाइसरॉय इनॉग्यूरेटेड इट। ठीक है, मैंने आपको बताया 1927 में ये बन के तैयार हो चुका था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आंसर मैं ही दे दूंगा आपको। ठीक है, इसको आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट हाउस ऐसे सर्कुलर शेप में है, ठीक है, बराबर, ऐसे सर्कुलर शेप में है। ठीक है, तो ये सर्कुलर शेप जो है, इट इज मॉडल्ड ऑन विच टेम्पल ऑफ, ये कैसे कंट्री। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक 64 योगिनी करके टेम्पल है, मोरेना के अंदर, एमपी मोरेना के अंदर। उसके बेसिस के ऊपर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ आपको क्वेश्चन नंबर 3 ये बताना है कि ये जो पिलर है, ठीक है, हाउ मेनी पिलर्स आर देयर। ठीक है, हाउ मेनी पिलर्स आर देयर। ठीक है दोस्तों, इसके साथ एक क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एक हमारे एक से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे, मिस्टर एपी पटनी। एपी पटनी, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था टू द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उन्होंने क्या किया था वो मैं बताता हूं और फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं। एपी पटनी साहब ने, उनके पास गांधी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट्रेट था। वो पोर्ट्रेट उन्होंने डोनेट करा, जो एक से है ना यहाँ पे सेंट्रल हॉल में लगाया गया है। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि वो गांधी जी का पोर्ट्रेट किसने बनाया था, हु पेंटेड द, यू कैन से, पोर्ट्रेट ऑफ गांधी जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज, दोस्तों, इंदिरा गांधी जी ने 1975 में, इमरजेंसी का दौरा था उस समय पे, उन्होंने एक से पार्लियामेंट हाउस के बाजू में एक एनेक्स बनाया। उस एनेक्स का नाम क्या है, ठीक है, जो इंदिरा गांधी ने इनॉग्रेट किया था। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आपको वीकेंड से बताना है। ठीक है, अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन पार्लियामेंट हाउस के मेन गेट के ऊपर लगा के रखा है। उस संस्कृत इंस्क्रिप्शन है ना का एक से का मीनिंग है, उसका ट्रांसलेशन है, ओपन द डोर टू दाई पीपल एंड लेट अस सी दी फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ सोवरेनिटी। ओपन द डोर टू दाई पीपल, ओपन एंड लेट अस सी दी फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ दिस सोवरेनिटी। दोस्तों, ये संस्कृत में जो इंस्क्रिप्शन लिखा है, ठीक है, उसका पूरा संस्कृत वर्ड कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 7, 16 फीट का ये गांधी जी का स्टैच्यू, ठीक है, पार्लियामेंट हाउस की एंट्री पे बनाया गया है। हु वॉज द स्कल्प्टर, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों। एंड देन कम्स टू वाराणसी। महात्मा गांधी जी की बात करेंगे। महात्मा गांधी जी जब एक से 1916 में काशी विश्वनाथ टेम्पल में गए, ठीक है, 1916 में जब काशी विश्वनाथ टेम्पल में गए, तो ही वॉज डीपली पेन्ड बाय वॉट ही सॉ देयर। इन अ बुक, in his autobiography, My Experiments with Truth, he described his agony. ठीक है, he said that the approach was a very narrow and slippery lane. Quiet there was none. There is nothing, मतलब कोई शांति नहीं थी. The swarming flies, the noise made shopkeepers and pilgrims were perfectly insufferable. Where one expected an atmosphere of meditation and communion, it was conspicuous by its absence. तो महात्मा गांधी काफ़ी एक से दुख उन्होंने जताया काशी विश्वनाथ टेम्पल। और उनका मतलब सिर्फ काशी विश्वनाथ टेम्पल का नहीं था, समझिए बात को। गांधी जी स्वच्छता को बहुत अच्छी तरीके से एक से प्रेजेंट करना चाहते थे, है ना, स्वच्छ भारत की बात करना चाहते थे, और उन्होंने इसी बात को यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया था। दोस्तों,
Kashi Vishwanath temple was rebuilt by Maratha queen Ahilya Bai Holkar between 1777 to 1780. ठीक है, उसके बाद उसके 240 साल के बाद अभी ट्रांसफॉर्मेशन किया नरेंद्र मोदी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काशी धाम को डेवलप करते हुए। ठीक है दोस्तों, मोदी साहब ने 2014 में जब लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए काशी पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा, ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। ठीक है, ये विचार के साथ गांधी जी ने मोदी साहब ने अपने कैंपेन की शुरुआत करी थी। मुझे लगता है कि सेक्युलर देश के अंदर ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर एक धार्मिक संस्था को इतना बड़ा ऐसे पेडेस्टल दे दे और उसको इतना बड़ा सेलिब्रेशन दिया जाए, जो एक सेक्युलर देश के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जो एक सेक्युलरिज्म के विचारों के बिल्कुल खिलाफ है। सेक्युलरिज्म बोलता है कि सभी धर्मों को हम इक्वल मानेंगे और हमारा कोई धर्म नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस विचारों को अच्छी तरीके से रखना चाहिए। ठीक है, पर क्या करें, हम आज एक नए तरीके के सेक्युलरिज्म के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो मोदी साहब कर रहे हैं, क्या हम उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, एक बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप बताइए कि क्या मोदी साहब का ये काशी विश्वनाथ टेम्पल का सेलिब्रेशन इज कंसिडर्ड टू बी सेक्युलर और नॉट? व्हाट इज योर ओपिनियन? ठीक है, प्लीज पुट दैट इनटू कमेंट बॉक्स। ठीक है, और वापस हम चलते हैं यूएसए के ऊपर। यूएसए का डेमोक्रेसी की जो बात हो रही है, उस डेमोक्रेसी में यूएसए ने अभी एक RAB ऑफ बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। बांग्लादेश का एक पैरामिलिट्री यूनिट है, रैपिड एक्शन बटालियन, उसको उन्होंने सैंक्शन लगा दिया है। ठीक है, जो लेकिन से बांग्लादेश को अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों ऐसा, क्यों उन्होंने सैंक्शन लगाया? सबसे पहला सैंक्शन लगाने का कारण है कि उनके ऊपर आरोप है कि 2009 से करीबन 600 से ज़्यादा लोगों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करी है, 600 से ज़्यादा लोग डिसअपियर हो चुके हैं और टॉर्चर किया जा रहा है RAB के द्वारा, एंड दैट इज अगेंस्ट द अपोजिशन मेंबर्स, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इनके खिलाफ ये प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, RAB 2004 में बनाई गई थी। ठीक है, और 2009 से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। तो इस ग्राउंड के ऊपर उनके खिलाफ जो वाइड स्प्रेड एलिगेशन थे, सीरियस ह्यूमन राइट्स अब्यूज जो उन्होंने करे थे, ठीक है, बांग्लादेश का जो वॉर ऑन ड्रग्स जिसके खिलाफ RAB ने एक्शन करे, जो अमेरिका को पसंद नहीं आया। दोस्तों, अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाए, ठीक है, क्या वो सैंक्शन, ठीक है, अमेरिका ने चाइना के ऊपर लगाए क्या? ये आर्ग्यूमेंट करता है। ठीक है, ये मजेदार सा एडिटोरियल बोलता है, क्या शिनजियांग प्रोविंस के अंदर चाइना ने वीगर कम्युनिटी के खिलाफ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है चाइना, उसके खिलाफ क्या अमेरिका ने कोई सैंक्शन लगाए? ठीक है, क्या citizens of North Korea who are suspected to be engaged in earning illegal incomes abroad to support communities arms trade, क्या उसके खिलाफ अमेरिका ने सैंक्शन लगाए? रशिया के इंस्टीट्यूशन उनको मदद करते हैं, क्या उसके खिलाफ उन्होंने कुछ किया क्या? श्रीलंका के 2 military officials who have been alleged to have committed gross against a human rights violation against ethnic Tamils, क्या उनके खिलाफ उन्होंने कुछ किया? क्या चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स इन म्यांमार, जिन्होंने अभी ऑन गोइंग ब्रूटल क्रैकडाउन हो रहा है, उसके खिलाफ कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया। तो क्या बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने जो काम किया, क्या वो सही है? दोस्तों, बांग्लादेश देश जब बना है ना, 16 दिसंबर 1971 भारत विजय दिवस मनाता है उसको। ठीक है, क्योंकि हमने बांग्लादेश बनाने में मदद करी। तो दोस्तों, 16 दिसंबर को जब से बांग्लादेश बना, अमेरिका को नहीं पसंद आया, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। तब से बांग्लादेश अमेरिका के अच्छे रिलेशन में नहीं है। इनफैक्ट उनके जो पहले
यू कैन से प्रेसिडेंट है, उनकी उन्होंने हत्या भी करवा दी थी, है ना, 15 अगस्त को। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। भाई इंडिया ने सेंट्रल एशियन लीडर्स को इनवाइट किया है, तो आपसे सवाल यह है कि भैया सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन से है? गिव मी द लिस्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्री। इंडिया के जो रिपब्लिक डे के अंदर हमने इनवाइट किया है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। प्लीज लिस्ट डाउन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये बताना, ताकि आपका करंट अफेयर का नॉलेज कैसा है वो पता चले। दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट में क्या ड्राफ्टिंग एरर को करेक्ट करने के बारे में बात करी जा रही है? प्लीज बताइए। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज टेल मी, ठीक है, कि ये क्या है। एंड देन फाइनली, है ना, आफ्टर सुष्मिता सेन इन 1994, लारा दत्ता इन 2000, ठीक है, वी हैव हरनाज संधू, ठीक है, शी क्राउंड एज मिस यूनिवर्स 2021 विच इज इंडियाज प्राइड, ठीक है। इजराइल इलेट में ये मिस यूनिवर्स का कैंपेन हुआ था जहाँ पे इंडिया जीता, ठीक है। दैट इज़ वंडरफुल थिंग दोस्तों। 70th एडिशन था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस दोस्तों। काफ़ी लंबा हो गया पर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 20 दिसंबर से एक नया बैच चालू हो रहा है क्लैट 2022 का, इसको देखना भूलिएगा मत। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।